जागते हैं ये गुनाहों। अरे रुक, तू वहाँ कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ। नहीं, वहाँ गंदे लोग रहते हैं। अम्मी, मेरी स्कूल की दोस्त कहती है कि यहाँ पे बहुत गंदे गंदे लोग रहते हैं। नसीमा, मेरी मम्मी भी सेक्स वर्कर की बेटी थी और मेरी नानी भी सेक्स वर्कर थी, मेरी दादी भी सेक्स वर्कर थी। अरे बच्ची को काम पे लगा, बहुत पैसे कमाएंगे। एक बार कह दिए ना, नहीं तो नहीं। कौन है तू? कौन है तुम? वैशा की बस्ती में रहती है और नाटक कर रही है। बोल तुझे कितना पैसा चाहिए? तुझसे नाराज नहीं ओ जिंदगी। नमस्कार नसीमा जी, आइए। कंफर्टेबल है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका हमारे शो पर आने के लिए। आप लोगों को भी धन्यवाद और एनटीवी को खासकर, जिन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है। बहुत सारे लोगों की ऐसी कहानी है जो शायद इस प्लेटफॉर्म से लोगों के पास जाएगी। जी, तो हम शुरू करते हैं आपसे बातचीत करना। और शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको बीच में कुछ भी लगे ऐसा जो आप जिसके बारे में नहीं बात करना चाहती हैं या आप अनकंफर्टेबल हैं बोलने के लिए, मुझे बता दीजिए। रुक जाएंगे, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। जी, तो शुरू करें? चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी में। दोस्तों, कहते हैं कि हमारी पहचान होती है उस जगह से जहां हम पैदा होते हैं, लेकिन हमारी आज की मेहमान ऐसी जगह पर पैदा हुई जिसने उन्हें अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसमें उनका क्या कसूर कि वो उस जगह पैदा हुई? कौन सी थी वो जगह और क्या थी वो मजबूरी? जानेंगे हमारी आज की मेहमान नसीमा खातून जी से। नसीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसा माहौल था, कौन सी थी वो जगह? मुजफ्फरपुर में एक इलाका है, उस इलाके में मेरा जन्म हुआ। वहाँ जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब हाथियों पे बैठ के लोग आते थे और वहाँ जो तवाइफें रहती थी जिसको उस समय गणिकाएं कहते थे, उनसे वो तालीम सीखने के लिए अपने बच्चों को भेजते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, गुजरता गया और चीजें बदलती गई, सूरत उसकी बदलती गई। तो पहले मुजरा था, अब उसमें भी 5-6 कैटेगरी कर दी, कव्वाली कर दिया। कोई बोलता है कि हम एज ए कलाकार हैं, कोई बोलता है कुछ। और उसमें जो कुछ महिलाएं हैं जो ना गा सकती है ना झूठ बोल सकती है, उन्होंने सीधे कहा कि आई एम ओपन सेक्स वर्कर। हमें बिछिए हैं पलके, फूल महके रंग झलके आओ। अरे चल ना, जेब में पैसा नहीं, आ जाता फुकट लेने के लिए। नहीं नहीं, चल निकल। एक से एक मार्केट में आइटम आया है, सब नया माल भी आया। मैं आपको खुश करवा दूं। फूल महके रंग झलके आओ। आए चमन में फिर से निखार, आए चमन में फिर से निखार। आओ जो तुम तो आए। अरे एक मिनट, हाँ ये चलेगी। अरे चलेगी ना। तुम तो आए बहार, रुत लहके रुत बहके कली खिले चमन झूम। आपने कहा आप उस इलाके में पैदा हुई, तो आपकी जो मदर थी वो वहाँ पर काम करती थी? मेरी मम्मी भी सेक्स वर्कर की बेटी थी और मेरी नानी भी सेक्स वर्कर थी, मेरी दादी भी सेक्स वर्कर थी। उस इलाके का जो एक अपना परंपरा है, जो सेक्स वर्कर की बच्ची है वो सेक्स वर्कर के बेटे के साथ ही ब्याही जाएगी, जो मेरी मम्मी पापा ने भी किया। और वहाँ से शुरुआत हुई हम लोगों की। तो जो सेक्स वर्कर जहाँ वो महिलाएं रहती हैं, जहाँ हर कोई आ सकता था, तो हमारे पर काफी बंदिशें थी। जैसे बच्चों की है ना, कहते बच्चों का बचपन ही उसकी आजादी है, वो आजादी हमारी नहीं थी। लड़की कहीं और की किसी की भागी,
या क्राइम कहीं और हुआ, सबसे पहला रेड इस इलाके में। वहाँ कोई नियम नहीं है कि लेडीज पुलिस ही आएगी रात को 12 बजे, कोई नहीं देखने देता। चाहे वो ड्रिंक करके आए, पुलिस का शर्ट का बटन खुला हो, लाठी पीटते आएंगे, गंदी गंदी गालियां। बच्ची भी है तो ऐसे डंडा लगा के जैसे किसी जानवर को टच करते हैं ना, वैसे। तो उस छोटे से उम्र में हम लोगों को बस एक ही चीज समझ में आया, एक तो अपनी पहचान नहीं बतानी, दूसरा भागना है, कभी भी भागने के लिए तैयार रहो। अरे खोलो, जल्दी चलो, पुलिस आई, जल्दी भागो। अरे कहाँ पैसे? अरे चोर तेरे को पैसे की पड़ी। अरे चोर पुलिस। नसीमा नसीमा बेटा उठ, पुलिस आई, किताब लेके बैठ, पढ़ने बैठ जा, जा जल्दी जा, जल्दी बैठ जा। आदि लोग किताब को उठा के बिठा देते हैं, अब दुपट्टे को ऐसे नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे लगा के रात को 12 बजे हाथ में किताब दे दी। अरे तो पढ़ रही है, चलो बाजू में चल के देखते हैं। पुलिस वाले को ये डिफाइन करना था, ये बताना था कि ये घर की बच्ची है, ये प्रोफेशन वाली बच्ची नहीं है। मेरी एडमिशन जब कराई गई थी एजुकेशन के लिए, तो मेरे अब्बा ने एक बात कही, नसीमा, हाँ इधर आ। हाँ रही हूँ। क्या? बैठ। तेरे को स्कूल जाना अच्छा लगता है? अबू, आपके मुँह से दारू की बहुत गंदी बू आ रही। ये ले रख दिया, अब बोल। हाँ बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है टीचर ने मेरा नाम क्या रखा है? वो सब जाने दे, एक बात बता, तुझे कोई पूछे कि तू कहाँ रहती है, तुझे मालूम है क्या बोलना है? हाँ, मैं सबसे झूठ बोलूँगी। मैं यही बोलूँगी कि मैं कॉलोनी वाली घर में रहती हूँ। हाँ, बिल्कुल यही जो बोलना, सबको। किसी को पता नहीं चलना चाहिए तू इस मोहल्ले में रहती है। और एक बात, कल तू सीधे वाले रास्ते से क्यों आई? तेरे को मना किया था ना मैंने, सीधे वाले रास्ते से नहीं आना। अब से तू कॉलोनी के पीछे वाले रास्ते से आएगी, समझी? लेकिन अबू वो रास्ता बहुत लंबा है। जितना बोला उतना कर, जा स्कूल जा। उस समय आपके मासूम मन में क्या चल रहा था? यही कि ऐसा क्यों, मैं उन बच्चों के साथ क्यों नहीं जा सकती, या वो मेरे घर क्यों नहीं आ सकते, मैं क्यों नहीं रास्ते पे खेल सकती हूँ। अरे रुक, तू वहाँ कहाँ जा रही है? घर जा रही हूँ। नहीं, वो गंदा रास्ता है, उधर तो तू देखना भी नहीं। पापा मम्मी ने मना किया है वहाँ जाने, वहाँ गंदे लोग रहते हैं, समझी? वो देख, अरे बाप रे, चल चल चल। तो जब मैं स्कूल जाती थी या लौटते थे तो बच्चे तो झुंड में निकलते ना स्कूल से, क्योंकि यहाँ से पास में ही घर है तो सब साथ पैदल पैदल जाएंगे, तो हमें रोज झूठ बोलना पड़ता था। मैं आज तक अपनी बचपन की फ्रेंड को स्कूल से घर पे नहीं लाई, और ना ही किसी फेस्टिवल में मैं उनके यहाँ, क्योंकि मैं बुला ही नहीं सकती, तो मैं जाती कैसे? नहीं, वो गंदा रास्ता है, उधर तो तू देखना भी नहीं। मम्मी पापा ने मना किया है, तो उस रास्ते से कभी मत जाना, वहाँ गंदे लोग रहते हैं, समझी? तू यहाँ बैठी है, सारे घर में तुझे ढूंढ रही हूँ। वो अम्मी वो अरे अरे आना, अरे तू क्या कर रही इधर? चल। वो अम्मी मेरी स्कूल की दोस्त कहती है कि यहाँ पे बहुत गंदे गंदे लोग रहते हैं। सच्ची तो कहते हैं, वो गंदे लोग ही तो रहते हैं यहाँ पे। अपने बापी को देख ले,
इससे गिरा हुआ और गंदा इंसान पूरे शहर में या पूरे मोहल्ले में नहीं मिलेगा तुझे। चल जा, जाके कपड़े बदल और खाना खा ले। बेशर्म कहीं का, ना काम ना धंधा, पैसे लेगा भी मुझसे और खर्चेगा दूसरों पे। पैसे नहीं देगी तू? पैसे नहीं देगी तू मुझे? हाँ, कैसे नहीं देगी पैसे? मैं अच्छे से जानता हूँ तू पूरी कमाई किस पे उड़ाती है, समझ गई? किस पे उड़ाती मैं? क्या बोलना चाहता तू? हाँ? पकड़ लिया होगा मर्द कोई तुमने मेरे जैसा, पूरे मोहल्ले में शोर है, समझ गई? मेरे बारे में नहीं, बेशक तेरे बारे में। तू जिन लड़कियों के पल्लू से बंधा फिर रहा है ना, जा उनसे ले पैसे। चलो बताता हूँ तुझे, चल बताता हूँ तुझे भी। नहीं, उसके सामने नहीं, बोला ना वो बड़ी हो गई अभी। बड़ी हो गई है, बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। खबरदार, जो उसकी तरफ आग उठा के भी देखा तो मैं जिंदा दफन कर दूंगी तुझे। नहीं आखिर हमारी गलती क्या थी? बचपन से ही इतना गहन चिंतन करने पे मजबूर कर दिया कि सोचना ही पड़ता था मुझे। उस समय मैं 8 साल की थी, लेकिन वो बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे नहीं समझते। मैं आज भी बोलती हूँ, मेरे पापा कहते थे कि ये छोटे बच्चा नहीं समझता, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चे बहुत कुछ समझते। नसीमा, बेटा तू स्कूल से आ गई? मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, जब मुँह धो ले। हाँ, जल्दी से। मेरे पापा से उनका अलगाव हो गया, पापा किसी और के साथ, मम्मी किसी और के साथ। मम्मी कहाँ जा रही हो? अम्मी कहाँ जा रही हो? अम्मी, अम्मी रुको। दादी जो थी ना, मैं तो ये कहती हूँ कि वो मेरे लिए भगवान है। आज अगर मैं बोलती हूँ कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, वो मेरी दादी, क्योंकि वो नहीं होती तो शायद ये नहीं होता, मैं यहाँ नहीं होती, और आज कोई नसीमा ये नहीं कहती छाती ठोक के कि हाँ मैं आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर। मैं भूख सही, वो जानती है कि मैं भूख रही,
वो जानती है कि मैं फाइट कर रही हूँ, मगर रात को अगर मैं घर लौटती ना तो सबसे पहले वही पूछती मुझसे। मेरे अब्बा ने कभी नहीं पूछा। आप जो कह रही हैं कि उस इलाके में थी, तो क्या कभी कोशिश नहीं की गई आपको भी? नहीं, वो वहाँ दो तरह की कोशिशें होती हैं। जनरली लोग जानते हैं कि ट्रैफिकिंग करके लाते हैं, उनको जबरन मार के पीट के उनको राजी कराते हैं। लेकिन दूसरा जो प्रक्रिया होता है, जो बड़ी बारीकी चीज़ है, लोग उसको नहीं मानते, बोलते हैं नहीं ये तो ऐसे बात है। लेकिन माहौल क्रिएट करना, मतलब ऐसा माहौल ही बना दो कि इंसान उसमें या तो आर या तो पार वाली जिंदगी हो। भूख लगी है ना? ले ले बेटा, खा। क्या है ये? ले नसीम, तुम अंदर जाओ। ठीक। अरे कब तक? हाँ, कब तक भूखे प्यासे रहोगे तुम लोग? वो बच्ची भूखी है, तेरी जवानी तो चली गई। अरे बच्ची को काम पे लगाओ, बहुत पैसे कमाओ। चुप, एक बार कह दिए ना, नहीं तो नहीं। उसका फैसला ही मेरा फैसला है। ठीक है, जाता हूँ मैं। और अगर फैसला बदल जाए ना तो सिर्फ मुझसे ही कहना, और पैसे कमा के दूंगा मैं। चल निकल, निकल तू। मेरी जिम्मेदारी दादी के ऊपर थी, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। तो अल्टरनेटिव क्या था? उस इलाके में अगर आपके पास बेटी है ना, लड़की है, तब तो आपको मुंह मांगा रकम दे देंगे लोग कर्ज में। लेकिन अगर बेटी नहीं है, मतलब धंधा करने के लिए, तब तो आपको कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। शायद वही वक्त मुझे इतना मजबूत बना दिया अंदर से कि मैं चाहे कोई भी परिस्थिति आए ना, मैं रुकी नहीं। मैंने बस यही कहा क्या होगा जिंदगी, दुनिया में बस एक ही चीज हो सकता है ना, या तो मौत होगा या अपमान। अपमान तो पैदाइशी था और मौत तो किसी को भी नहीं पता कब आएगा। दोनों चीज से डर खत्म हो गई थी, लड़ना तो था ही। दादी, दादी जल्दी चलो। क्या हुआ? अरे चलो ना। अरे क्या हुआ? जल्दी जल्दी। देती हूँ। अरे पर ये क्या हुआ बच्चा? अरे दादी चलो ना मेरे संग। जल्दी आओ। देती हूँ बेटा, आती हूँ। जल्दी आओ। इधर बैठ जाओ। बैठो। अपनी आंखें बंद करो। क्या है बच्चा? करो ना। हाथ दो। मेरी पहली मेहनत की कमाई रख ले, अब हमें भूखा मरना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये अच्छे पैसे हैं, गंदे नहीं। मैंने खुद अपनी मेहनत से कमाए। और ये देख, पता है, ये देख, ये बाजार में 15 रुपए का बिकता है और हमारे मोहल्ले में सब इसे 40 रुपए में बेचते हैं, पर मैंने इसे 30 में बेच दिया। शिकायतें मिटाने लगी, सुबह बेदाग है, सुबह बेदाग है, जो बर्फ को गलाने लगी। कहीं तो आग है, कहीं तो आग है, न उड़ने की इस दफा ठानी, परिंदों ने भी वफा। मैं क्या किया? चल। अरे मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ। अरे लेकिन मैंने किया क्या है?
1995 में हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला अधिकारी आई थी, वो महिला थी। उन्होंने वहाँ पे एक ऑपरेशन उजाला शुरू किया। उन्होंने एक बात कही कि जो इस इलाके में प्रोफेशन है वो गंदा नहीं है, लेकिन आप अल्टरनेटिव कुछ कर सकते हो तो आओ। और उन्होंने क्रोशिया, लहटी और सिलाई और स्वास्थ्य केंद्र सब सुविधा मुहैया कराई। तो आशा रखती हूँ आपको सबको हमारी बात समझ में आती होगी। प्लीज आप वो लाइफ भूल जाइए और हमारे इस बिजनेस में जुड़ जाइए। बिल्कुल एक नई पहल हो गई और मेरे ख्याल से उस इलाके के हर एक घर से महिलाएं अपने बच्चों को लेकर उस कार्यक्रम में एकजुट हो गई। उसमें मुझे बुलाया गया, मुझे जोड़ा गया। जो जिला पदाधिकारी थी वो मुझे हर चीज में आगे लाती, मेरे आने जाने का भाड़ा और प्लस 750 रुपए वो मुझे सैलरी, ऐसे करके उन्होंने मुझे बुलाया। तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ ना मेरे लोगों को। मैं ऑफिस से लौट रही थी, सन्नाटे वाले रास्ते से जाती थी कि इधर भीड़ ना मिले मुझे और मैं सीधे घर चल जाऊं। वैशा की बस्ती में रहती है और नाटक कर रही है। बोल तुझे कितना पैसा चाहिए, बोल। चोर मुझे बकवास कर रहा है। चोर रुक, कहाँ जा रही है, रुक। तो मुझे लगा कि अब तो मैं गई, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ, या तो ये मुझे मार देगा या मेरे साथ कुछ गलत होगा। उसके कुछ दिन पहले मुझे कानून पे ट्रेनिंग दी गई थी कि जब आपके साथ कोई इस तरह का हादसा होता है, वो लड़की के पास प्रूफ क्या होता है, उसकी ड्रेस। तो ये जानकारी मेरे पास थी, तो सबसे पहले मैं घर आई, ड्रेस चेंज करके वैसे ही ड्रेस को रख दिया कि अगर मैं किसी को दिखाऊंगी तो वो यकीन कैसे करेगा। फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस में जाके, जो कि वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मैंने बताया। वो टीम मुझे बहुत ताकत दी। कोई भी लड़का सभ्य घर का होगा ना, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये नहीं सुन सकता कि उसके बाप के सामने कोई लड़की आके बोले कि ये रेड लाइट एरिया में क्या कर रहा था, तो उसकी तो हालत पस्त हो जाती। उस दुकान पे ना, जिस दुकान का वो लड़का था, वो दुकान पे हम लोगों ने जांच लगा दी, मतलब अपनी महिला टीम लगा दी, और फिर उस लड़के को पकड़ा। बाहर निकल, बाहर निकल। क्या कर रही हो बेटी? अपने बेटे से पूछे ना, क्या बात है? कल रात को कहाँ था और क्या कर रहा था? ये तो अपने दोस्त के घर में था। दोस्त के बोल कहाँ था? सही बात है। कल रात को एक लड़के ने रेप करने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ बोल रही है बेटे। झूठ बोल रहे हो? पहली बार बाहर की वो महिलाएं, सभ्य घर की महिलाएं, वो आई मेरे साथ। जब वो आई तो ये मेरा भ्रम टूट गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर लोग मदद करने वाले भी हैं। वहां पे एक बात हुई कि क्यों ना हम अपनी बात करें। अपनी वकालत कोई नहीं करता, हम क्यों नहीं कर सकते? और अपनी वकालत तब करेंगे जब हमारे पास लोग हों, हम ज्यादा लोग होंगे। वहां से शुरुआत हुई वो आवाज निकलने की, और हमने एक तय किया, जितनी लड़कियों की टीम बनी, 16-17 लड़कियों को, उसमें एक तय किया कि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं छुपाएंगे। और हमने बड़ी शिद्दत के साथ एक ऑफिस ढूंढा और धीरे धीरे हम लोगों का एक यूनिट बन गया। दरोगा जी बचाइए मुझे, बचाइए मुझे। टाइम नहीं है हमारे पास, तुम किसी और को जाके बोलो। मंत्री जी बचाइए मुझे, बचाओ। मुझे नहीं पता, किसी और को जाके बोल लो। तो एक नाटक टीम तैयार की हम लोगों ने। तो उसमें एक सपना नाम की लड़की थी जो नए नए उस मार्केट में आई थी। उसके पापा का
देहांत हो गया और पापा जबकि सरकारी जॉब में थे, कहीं से वो लोग माइग्रेट करके आए थे, क्योंकि 2 बहन थी और परिवार चलाने वाला कोई नहीं, पापा के पेंशन से कितना गुजारा होता, माँ की तबीयत खराब, तो वैसे वो शुरुआत की। सोला सिंगार मदिरा की हल्की है फुहार, रात की ये है सोला सिंगार। रात की ये है सोला। आजा। अरे हटना। नई लड़की आना उस इलाकों में, मतलब समझे कि पर्चा जैसे नई फिल्म आती तो कैसे हो जाता, नई सीरियल आती तो कैसे ये सीरियल आ रहा, उस तरह से नई लड़की आना वैसा हो जाता है। ये दे दो और एक पालक दे दो। एक पाले भाई। हाँ, और टमाटर दो। अच्छा, ये लो ये। जल्दी दो। चाचा, हाँ जी। हमारी होने वाली बीवी है, बड़ी खुशी है जी हमको। पैसा मत लीजिएगा। अच्छा, आप बोलते तो मैं लेंगे साहब। हाँ? जल्दी दीजिए चाचा। अच्छा लो जी। कहिए आपको कहाँ छोड़ दें, बताइए। मेरे को कहीं नहीं जाना। अरे कहीं कैसे नहीं जाना, सब्जी ले रही, घर जाना होगा। बोला ना नहीं जाना। तो क्या खाना यही बनाओगी? अरे 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 रुको रुको रुको, अरे आज से क्या हम आपके। राह में बिछिए हैं पलकें, आओ फूल महके रंग झलके आओ। वाह सपना वाह। बिछिए हैं पलकें, आओ। उस इलाके का एक परंपरा क्या है कि जब कोई लड़की नहीं आती है ना, तो जो दादा लोग होते हैं ना उस इलाके का, जो हिटलर लोग होता है, वो उसकी पहले उसकी डिमांड पूरी करो, फिर अपना काम करते रहो उसके साथ। वो सुंदर भी थी सपना। सपना, ए सपना, आप जा इसके साथ। कहाँ? अरे पैसे मिल रहे, कहाँ क्या होता है, जा इसके साथ, आप लेके जाओ। अरे पागल है क्या? मैं नहीं जाएगी इसके साथ, सही आदमी नहीं है ये, गुंडा है, खूनी है, मैं नहीं जाएगी इसके साथ। मतलब अभी धंधे में तेरी पसंद नापसंद मुझे देखनी पड़ेगी। नहीं। अरे आप लेके जाओ। बोला ना नहीं जाएगी। माफ करना असलम भाई, लड़की गुस्से में बहुत कुछ बोल दी। पैसे आप रखो। पहली बार मैं इतना पहचान गई, ये कम बात है क्या? पैसे रख तू, बाकी हम सब देख लेंगे। उसको बड़ा डांस और नाटक का बहुत शौक था, तो उसने मुझे खबर भिजवाया कि हम जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे ग्रुप में अभी तक कोई सेक्स वर्क करते हुए कोई महिला डायरेक्ट नहीं थी। वो और उसकी बहन की लड़की दोनों हमारे संगठन को ज्वाइन की। तो हम लोग अपना रिहर्सल शुरू कर दिए, लेकिन सपना सुस्त हो गई, क्योंकि उसको पता था कि उसने जो किया वो बड़ा गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तुम लोग गाड़ी में बैठो। डैड, डैड, छोड़ो मुझे। डैड, 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 डैड। पकड़ो इसे। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। क्या हुआ? तू कहाँ से आ रही है? ये क्या हो रहा है बाहर? दीदी प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ?
वो मेरे साथ खोल दरवाजा। वो मुझे मार डालेगा। देख डरने की जरूरत नहीं। दरवाजा खोल दे। जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। खोल दरवाजा। वो नहीं आएगी, जाओ यहाँ से। वरना तेरा ये पर्चा मैं यहीं दबा दूंगा। मुझे जान से मार डालेगा। ये दरवाजा तोड़ू। जल्दी आओ। दीदी वो मेरे को मार डालेगा। वो कभी भी अंदर आ सकता है। ना तुम डर मत। डर तभी लगता है जब हम डरते हैं। हमें इसे बढ़ाना नहीं, मिटाना है। अब एक ही रास्ता है, पुलिस। नहीं दीदी, नहीं पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, नहीं दीदी पुलिस नहीं, नहीं। हेलो 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 डीसीपी साहब, मैं नसीमा खातून बोल रही हूँ। वो पिछले हफ्ते जो पटेल यादव का मर्डर हुआ था, वो लोग पहचान के बाहर अभी मौजूद हैं। बहुत हंगामा कर रहे हैं। अब जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। खोल दरवाजा। खोल खोल खोल। खोल दे दरवाजा, तोड़ेंगे। ये पुलिस आओ जल्दी। आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हैं आप? इतना हंगामा मचा, तोड़ फोड़ हुआ और आप कह रही हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। प्रेम यादव के कातिलों को आखिर आपसे क्या दुश्मनी हो गई? साहब हमें सच में नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पुलिस आई ऊपर, बोले भाई कौन आपके साथ किया, हमारे साहब का फोन है। मैंने कहा नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अगर सपना का नाम लेती तो फिर पुलिस को कमाने का जरिया मिलता। मेरे लिए कोई नसीमा नहीं थी, लेकिन उसके लिए मैं थी, तो उसको भी एक ताकत मिली और वो मेरे संगठन में बड़ी अच्छे से जुड़ गई। मतलब उस प्रोफेशन को ना के बराबर कर दिया उसने। पता नहीं तू क्यों छुपा रही है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है पुलिस उस दिन तू नहीं बुलाई थी। नहीं। मतलब तू नहीं बताएगी कि पुलिस उस दिन कैसे आई? कोई बात नहीं, वैसे भी आज हम सेटिंग करने आए, समझौता, अंडरस्टैंडिंग। तुम पुलिस को बुलाकर हमें परेशान करवाना बंद कर दो। हम वादा करते हैं तुम्हें और उस लड़की को कभी परेशान नहीं करेंगे। बोलो मंजूर है? अरे सोच क्या रही हो? तुम हमें अच्छी तरह से जानती हो, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमारी बात पत्थर की लकीर है। बोलो मंजूर है? पहली बार मैंने अपने आप से हट के किसी दूसरी नसीमा की बात की थी और उसमें भी सफलता मिली।
तो वो ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटी जिसने आपकी स्टैंडिंग को बिल्कुल बदल दिया आपके मोहल्ले में? सपना के बाद जो घटना हुई 2008 में, रामनवमी एक त्योहार होता है, राम भगवान का जो जन्मदिन होता है, तो उसमें पूरा बैलों का मेला भर जाता है। और जब मेला भरेगा ना तो आपको अपने पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो उस मेले का कुछ लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि वहां पे उनकी प्लानिंग थी कुछ लोगों की कि वो वहां पे एक बड़ा मॉल डेवलप करेंगे, क्योंकि मंदिर ये है और ये रहा इलाका, तो लोग आएंगे, तीर्थ भी हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएंगे। और ये लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे, जो पुलिस की गाड़ी देख के भाग जाते हैं। तो उस भीड़ का फायदा उठाया गया और मात्र एक 50 पैसे की गुटके के लिए एक झगड़ा शुरू हुई एक दुकान। 2008 में रामनवमी एक त्योहार होता है, राम भगवान का जो जन्मदिन होता है, तो उसमें पूरा बैलों का मेला भर जाता है। और जब मेला भरेगा ना तो आपको अपने पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो उस मेले का कुछ लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि वहां पे उनकी प्लानिंग थी कुछ लोगों की कि वो वहां पे एक बड़ा मॉल डेवलप करेंगे, क्योंकि मंदिर ये है और ये रहा इलाका, तो लोग आएंगे, तीर्थ भी हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएंगे। और ये लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे, जो पुलिस की गाड़ी देख के भाग जाते हैं। तो उस भीड़ का फायदा उठाया गया और मात्र एक 50 पैसे की गुटके के लिए एक झगड़ा शुरू हुई एक दुकान पे। अभी इस दुकान में झगड़ा शुरू हुआ, यहाँ आग लगाया, उधर के लोग आ गए इसको आग बुझाने, तब तक उधर जला दी। चारों तरफ धुआं 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 होने लगा। मेरा घर भी जल गया, पूरा बस्ती धू धू करके जल गया। मैं मेरे जितने कॉन्टेक्ट्स थे सबको फोन किया और वहां पानी की वो दमकल भिजवाई। मतलब पानी के टैंकर आके खड़े रहे मगर आग नहीं बुझाने दे। 2004 में भी बस्ती जलाई गई थी मगर कुछ घर, इस बार पूरी बस्ती जला दी गई। 16 तारीख को 300 महिलाओं को, लोगों को, बच्चों को निकाल के उसको पुलिस उसमें रखा गया था, पुलिस लाइन में। और वहाँ पे सभी संस्था के लोग जो कहते हैं ना कि मैं लड़कियों को रेस्क्यू कराती हूँ, वो भी संस्था, लड़कियों को हैंडओवर करके हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, वो भी संस्था, सिलाई सिखाने वाला, कटाई सिखाने वाला, बुनाई, तमाम संस्थाएं। मैंने पूछा ये क्या है, बोला उन लोगों को सिखाएंगे, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे घर में आग लगा, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा जिंदा है कि नहीं है, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी माँ है या नहीं है, इसके बारे में कोई बता नहीं रहा है। सब ये कह रहे हैं कि तुम सुधर जाओ। अरे हमने किया क्या है? कौन कहता है कि इस गलत काम है तो उसको जला दोगे आप? ये सुधारने का तरीका है? उनको लगा इस इलाके का कहानी खत्म, अब तो कोई बात करने वाला शेर है ही नहीं इसमें, क्यों बोलेगा कैसे? और मैंने कहा कि मैं हूँ इस बस्ती की, मेरा जन्म उसी इलाके में हुआ है और आज मैं आपके सामने हूँ। और रात को 12 बजे 3 गाड़ी भरी और हम लोग निकल गए पटना। और पटना सीधे पहुंचे मुख्यमंत्री के जनता दरबार। मीडिया के सभी लोग थे और उसके बाद फिर मुद्दा उठ गया। तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद में जब आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई और बात इतनी बड़ी हो गई, मीडिया में सब जगह आ गई और आपकी बात सुनी गई, उसका क्या रिजल्ट निकला आपके लोगों के बीच? लोगों को एक कॉन्फिडेंस कि हम भी भारत की नागरिक है और हम समाज से अलग नहीं है। जो एक दूरी थी ना रेड लाइट एरिया और सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच, जो एक दूरी बना दी गई थी, उसको पाटने का जो काम हुआ, वो घटना बहुत मजबूती से रंग लाया। अब सिर्फ मैं रेड लाइट एरिया की नहीं बल्कि एक बिहार की बेटी बन गई। आपने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया? हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन परचम। हमारी लड़ाई
इसी बात की थी, हमें अपना झंडा गाड़ना था, झंडा गाड़ना था और झंडा लहराना भी था। तो फिलहाल आपकी व्यक्तिगत जिंदगी कैसी है, उसमें क्या हो रहा है? व्यक्तिगत जिंदगी में तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी कर पाऊंगी क्या। ना उम्मीदी पूरी थी, तो मैंने ये तय कर लिया कि शादी तो करना नहीं है, क्योंकि मेरे सामने जो मेरी लाइफ की कसौटी ये थी कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी और अपने आइडेंटिफिकेशन को नहीं बदलूंगी। ये मेरा बड़ा कठोर मतलब क्या बोले प्रतिज्ञा है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसी बीच 2003 में जब हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी बिहार में, उसमें राजस्थान से एक टीम आई थी जिसमें मेरे हस्बैंड भी आए थे। उस वक्त उनके तरफ से प्रस्ताव आया, सोचने का मैंने 8 साल लगाया। 8 साल? और मैंने उनके सामने एक कंडीशन रखी कि अगर आपको शादी करनी है ना तो आपको बिहार आना हो। तो ज्यादातर लव मैरिज में यही होता है कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा, कहाँ जी क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, मेरे लाइफ में जरूरत है। 3 दिन मुजफ्फरपुर में उनको रखा, लेकिन मैं अपने घर के पास से उनको घुमाती मेरी टीम की लड़कियां, मगर अपना घर नहीं बताया उनको। चौथे दिन उनको पता चला कि ये नसीमा का घर है। जब मैं पहुंची, मैंने उनसे पूछा कि अब बताओ, अब तो भूत उतर गया होगा शादी का। मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया नहीं, अभी भी पक्का है। फिर 2010 में हमारी शादी हुई जी। अब मेरा एक 4 साल का बेटा है। अभी मैं प्योर रूप से माँ बनी हुई हूँ क्योंकि मेरा पूरा मेरा बचपन मेरी माँ के बिना गुजरा, मैं वो कमी उसको नहीं देना चाहती। नसीमा जी, हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर है जो आपसे बात करना चाहती है। हेलो। हेलो आशीष जी, मैं मीनल बोल रही हूँ रोहतक से। जी मीनल, नमस्कार। क्या सवाल है आपका? आशीष जी, मैं नसीमा जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब इन्होंने बार बार आवाज उठाई नाइंसाफी के खिलाफ, तो इनको ये हिम्मत कहाँ से मिली? क्योंकि मैं जब आवाज उठाने की सोचती हूँ तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती। नसीमा जी, जब बार बार किसी चीज को तोड़ा जाता है ना, तो उसको कभी सुनिए, उससे आवाज होती है। मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारी जैसी लड़की होती तो या तो आत्महत्या कर लेती या तो भाग जाती, मगर तुमने दोनों में से कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा आसान चीज है, भाग जाना और आत्महत्या कर लेना। चैलेंज तो जिंदगी जीना है। जब टूटती है ना चीजें बार बार, उसको जोड़ के देखिए, हिम्मत अपने आप आ जाएगी। जी, उम्मीद करता हूँ मीनल जी आपको जरूर आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जी, थैंक यू। थैंक यू मीनल कॉल करने के लिए। नसीमा जी, आप हमारे लिसनर्स से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, यही बात कि जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, मगर उस मुश्किलों का अगर हम सामना नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं ढूंढते, अपने आप को पीछे छोड़ के चलना कामयाबी की पहली सीढ़ी तो नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, कोशिश वहीं से शुरू करनी चाहिए। जी, कमाल की सोच है आपकी और हम सलाम करते हैं आपकी सोच को। हम कभी कभी अपने आप पे बहुत गर्व महसूस करते हैं नसीमा जी कि हमने एक चुनाव किया अपनी जिंदगी में। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने चुना इस शो को होस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर आपके जैसे लोग बैठते हैं और उनके साथ मैं बैठ सकता हूँ बराबर में और बात कर सकता हूँ। दोस्तों, नसीमा जी की यह कहानी सुनकर कुछ पंक्तियां मन में आती हैं। सवाल है, मेरी पहचान क्या, मेरी औकात क्या? भाग मत, सवाल से टकरा के देख, फिर तेरे आगे जमाने की बिसात क्या। नसीमा जी की कहानी सुनकर विश्वास रखता हूं ऐसा कि आप में से बहुत सी नसीमाएं निकलेंगी और बहुत सी सपना ऐसी नसीमाओं से मिलेंगी और अपनी जिंदगी का रुख बदलेंगी। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नई कहानी, एक नए जज्बे के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, कहते रहिए, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।